हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद भव। जैसे कि हमने द्रव्य गुण पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने कल की वीडियो में द्रव्य गुण के सामान्य परिचय में सप्त पदार्थ पढ़े। तो हमें उन्हीं सप्त पदार्थ को सीरियल वाइज पढ़ना है। उन सीरियल वाइज में अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे द्रव्य। द्रव्य को हम इन 5 टॉपिक्स में कवर करेंगे, मतलब सामान्य परिचय, दूसरा है द्रव्य का नामकरण, तीसरा है द्रव्यों का सामान्य वर्गीकरण, फिर है द्रव्यों का रचनात्मक वर्गीकरण एवं तुलनात्मक समीक्षा, और द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण एवं तुलनात्मक समीक्षा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामान्य परिचय, किसका? द्रव्य का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति। ठीक, तो अगर हम कोई भी पदार्थ एक्सप्लेन करते हैं तो हम सीरियल वाइज एक्सप्लेन करते हैं, जैसे उसकी व्युत्पत्ति क्या है, निरूक्ति क्या है, उसके लक्षण क्या है, और भी अगर उसने अपने आयुर्वेद के क्षेत्र में और भी चीजें योगदान दी हैं तो हम उसे सब कुछ सीरियल वाइज पढ़ते हैं। तो व्युत्पत्ति में जैसा हम फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान में पढ़ चुके होंगे, उसी चीज को हम फिर से आज ये पढ़ रहे हैं कि ध्रुवगतो धातु से यत प्रत्यय लगाने पर द्रव्य शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है वस्तु, पदार्थ या उपादान। हम लोग ने चरक संहिता के सूत्र स्थान में भी पढ़ा है कि द्रव्य क्या है। हर चीज द्रव्य है, जितनी भी पृथ्वी पर या इस संसार में जो भी वस्तु है वो द्रव्य होती है। ठीक है, द्रव्य इन्होंने इसीलिए बोला है कि इसका अर्थ होता है वस्तु या पदार्थ। अब इसकी निरूक्ति में हमारे आचार्य चरक ने यानी सुश्रुत ने, दोनों ने एक्सप्लेन किया है कि द्रवति गच्छति परिणाम इति द्रव्यम, अर्थात परिणाम को प्राप्त होने वाले पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। परिणाम के प्राप्त मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कॉन्सिक्वेंस को प्राप्त होती है, मतलब एक उसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है, उसको हम द्रव्य बोलते हैं। उसका एक और है द्रवति गच्छति संयोग विभागादि गुणान नीति व द्रव्यम, अर्थात जो भी संयोग को और विभाग को प्राप्त होता है। जैसे कल हमने संयोग और विभाग के लिए एक एग्जाम्पल दिया था कर्म के लिए। तो वहां पे ये था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, मतलब आकाश की तरफ फेंक रहे हैं, तो आकाश से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का संयोग है और पृथ्वी से उसका वियोग है। या फिर वो टूवर्ड्स ग्रेविटी आ रहा है तो आकाश से उसका वियोग है और पृथ्वी से उसका संयोग है। वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज संयोग को और विभाग को प्राप्त होती है उसे द्रव्य कहा जाता है। अब हम द्रव्य का लक्षण पढ़ेंगे, जो कि हमारे आचार्य चरक ने दिया है। हम लोग ने कल भी इसे पढ़ा था जब हम लोगों ने सप्त पदार्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी कि यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत्र द्रव्यम, अर्थात जहां पर भी कर्म और गुण समवाय संबंध से आश्रित होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। अब समवाय संबंध क्या है? समवाय संबंध अर्थात कोई भी ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर चीज से कभी भी सेपरेट ना की जाए। जैसे जल है, जल से आप कभी भी शीतलता अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार पृथ्वी, पृथ्वी से कभी भी आप गुरुता नहीं अलग कर सकते। अग्नि, उससे उसका उष्णत्व कभी अलग नहीं किया जा सकता। उसी को समवाय संबंध बोलते हैं। हमारे सुश्रुत ने बोला है क्रिया गुणवत समवायी कारणम द्रव्यम, अर्थात जिसमें क्रिया तथा गुण रहते हों और जो अपने कार्य द्रव्यों का समवाय कारण वही है जिसमें भी गुण और कर्म रहता है और अपने कार्य द्रव्य अर्थात कर्म और गुण इनका ही समवाय कारण हो, वो जो है हमारा द्रव्य होता है। और ये हमारे आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, अब हम लोगों को ये शारंगधर आनंद इनका भी याद करने का जरूरत नहीं है, लक्षण में उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देख रहे हैं कि द्रव्यों का पंच भौतिकम क्या है, क्या होता है पंच भौतिकम। सारी चीजें संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सब द्रव्य है। जब वो सब द्रव्य हैं तो वो सब पंच भौतिक है। इसके लिए आचार्य चरक ने बोला भी है कि सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, अर्थात इस संसार में जितनी भी द्रव्य हैं वो पंच भौतिक होती हैं। फिर क्या है? चिकित्सीय कार्यों में निर्जीव द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। निर्जीव द्रव्यों में आत्मा मन की स्थिति नहीं होती। काल और दिशा दोनों ही कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में निमित्त कारण होते हैं, अर्थात जितनी भी चीजें यूज की जाती हैं, कहाँ पे? चिकित्सा में जो उपयोगी की जाती है वो निर्जीव है। अब निर्जीव है इसका मतलब ये है कि उसमें आत्मा मन नहीं होगा, इन दोनों की सत्ता नहीं होगी। और क्या है? काल और दिशा हर द्रव्य का निमित्त कारण है। निमित्त मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर चीज में जो काल है और जो दिशा है उनकी उत्पत्ति में ये होंगे ही होंगे। निमित्त कारण मतलब यही होता है कि होना ही होना है। अतः निर्जीव द्रव्य बाकी 5 महाभूतों से निर्मित होने के कारण पंच भौतिक ही होते हैं। तो निर्जीव द्रव्य है
वो सारे पंचमहाभूत मतलब आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल इन सब से मिलके बन रहे हैं, इसीलिए पंचभौतिक हैं। अब हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है पूरा। ये श्लोक आपको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। इसको अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। मेन ये होता है कि आपने हिंदी कहाँ पे कैसे याद की है। वो 2 श्लोक आपको याद करना ज़रूरी था, निरुक्ति का, लक्षण का भी, जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े थे यहाँ पे, ये देखिए। बट यहाँ पे ये जो पंचभौतिक है, इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी आएगा तो चलेगा। तो इसमें हमें क्या करना है कि लिखा है द्रव्य पंच महाभूतात्मक होते हैं। कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति में पृथ्वी महाभूत उनका अधिष्ठान, आश्रय, आधार है। जल योनि रूप अर्थात अवयवों, अणुओं को जोड़ने मिलाने का काम करती है। अणुओं का सम्मिश्रित करने वाला है। अन्य तीनों महाभूत आकाश, वायु, अग्नि से के मिलन से समवाय के द्रव्य का आत्मलाभ मतलब गुरुचि, गोधूम आदि कार्य द्रव्यों के स्वरूप, उत्पत्ति एवं एक दूसरे से भिन्नता होती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जितने भी द्रव्य हैं जब उनकी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, तो उनकी उत्पत्ति में या फिर जो उसका अधिष्ठान है या जो उसका आश्रय है वो पृथ्वी है, क्योंकि वो गुरुत्व है। ठीक। अब क्या है कि योनि रूप अर्थात अव्यय अर्थात एक दूसरे से वो अलग हैं। ठीक है। सबकी सारे द्रव्य हैं, सब द्रव्य हैं, लेकिन सब एक दूसरे से अलग है। वो कौन कार्य कर रहा है, वो हमारा कार्य जल कर रहा है। ठीक है। जोड़ने का भी काम कर रहा है। और उनमें बाकी सारी चीजें जो आश्रित है मतलब उनका जो कार्य है, जो उनका गुण है, जो भी वो अलग से रचना वाला काम कर रहे हैं, वो सारे कार्य जो द्रव्य के अंदर आश्रित है वो आकाश, वायु और अग्नि महाभूत की वजह से होता है। तो अगर आप पंच महाभूत का मतलब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि द्रव्यों का पंच भौतिक तत्व एक्सप्लेन करिए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये हमारे आचार्य चरक का श्लोक जो यहाँ पे लिखा है ये देखिए, आपको ये वाला चुपचाप एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप नीचे सिंपली बस इतना भी लिख देते हैं ना कि आधार या अधिष्ठान जो है वो पृथ्वी है, योनि रूप में अवयवों को जोड़ने का काम हमारा जल कर रहा है, बाकी समवाय संबंध से आकाश, वायु, अग्नि है तो भी चलेगा। ठीक है। अभी नीचे इन्होंने थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे ये कहा है कि गोधूम, गुरुचि आदि आहार औषधि के रूप प्रयुक्त होने वाले सभी कार्य द्रव्यों से पृथ्वी महाभूत आधार के रूप में, जल महाभूत उनके अणुओं के रूप में सम्मिश्रित होते हैं। अग्नि महाभूत काठिन्य पाक, ये हमें पता है। ठीक है। कि अब सारे द्रव्य हैं सब अपना अपना अलग कार्य कर रहे हैं, तो अग्नि है वो काठिन्य या पाक का ही काम करेगी, जो वायु है वो उसमें कठिन्य लेके आएगी। वायु का कार्य क्या होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह ट्रेवल करना, ये काम कर रहा है। जो आकाश होता है वो सूक्ष्म प्रोवाइड करता है। तो ये सारे काम है। अगर आप ये वाला पैरा भी एक्सप्लेन कर देते हैं तो भी चलेगा। ठीक। अभी इस चीज को और एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि 5 महाभूतों के कार्य द्रव्यों की निमित्ति का क्रम क्या होता है। अब हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि सबसे पहले हमारा आकाश होता है, फिर हमारी वायु होती है, फिर हमारी अग्नि होती है, फिर पृथ्वी होता है और जल होता है। तो आकाश में क्या होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक। और एक टर्म हम लोगों ने और पढ़ा है हमारे पदार्थ में फर्स्ट ईयर में, हम लोगों ने ये पढ़ा है अन्योन अनुप्रवेश। ये क्या होता है, ये होता है कि हमारे पंच महाभूत सीरियल वाइज हम पढ़ते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल। ठीक। अब आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल में जितनी भी नीचे की चीजें आ रही है वो सब एक दूसरे के अंदर आश्रित होती है। जैसे आकाश स्वतंत्र है, वायु में आकाश की सत्ता होगी, उसके बाद अग्नि में आकाश की वायु की सत्ता होगी, फिर उसके बाद जल है तो उसमें ऊपर के तीनों की होगी, और सबसे लास्ट में क्या आता है हमारा पृथ्वी, तो मतलब उसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल इन सबकी सत्ता होगी। यही सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। फिर कार्य द्रव्य क्या होते हैं, कार्य द्रव्य हम लोगों ने देखा ही था कि कार्य और कारण द्रव्य हमारे 2 होते हैं। ठीक है। तो कारण द्रव्य हमारे 9 होते हैं, जैसे पंचमहाभूत होता है आकाश, वायु, पंच महाभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिशा है, काल है, आत्मा है और मन है। ठीक। तो ये हमारे कारण द्रव्य होते हैं, और कार्य क्या होते हैं, जो इनसे मिलके कार्य करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आयुर्वेद के कार्य द्रव्यों में पंच महाभूतों का अनुपात निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन वेदांत के अनुसार पंचीकृत दृश्य भूत कार्य करने में निज महाभूत अर्थात अर्धांश तथा शेष प्रत्येक महाभूत अष्टमांश रहते हैं। तथा पार्थिव द्रव्य में पृथ्वी महाभूत अर्धांश तथा शेष आधे चार में 4 महाभूत होते हैं। ठीक है। तो अभी अगर इसको एक्सप्लेन करना जाए तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने पढ़ा, तो जो हम लोगों ने ये अभी यहाँ पे पढ़ा है दृश्य भूत में पंचमहाभूत का अनुपात। अब यहाँ पर हमारा इसमें जो उन्होंने बोला है ना अष्टमा, ये हम आपको बताते हैं कैसे है।
ये ऐसे है, देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए आपका आकाश है, हम थोड़ा सा लिख रहे हैं बस, आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा, जैसे आकाश है और ये वायु है। तो अभी इन्होंने क्या बोला कि जो महाभूत है उसमें उसकी सत्ता खुद 1/2 होती है, ठीक, और बाकी महाभूत जो होते हैं उनकी सत्ता 1/8 होती है। तो ये 1/8 कर देते हैं एंड इंटू इसको 4 कर देते हैं। क्यों 4 कर रहे हैं? ये वाला जो है 1/8 इंटू 4, ये 4 महाभूत है, ठीक, बचे हुए 4 महाभूत, और जो ये वायु है इसकी खुद की सत्ता 1/2 है। अब अगर हम इस वाले को सॉल्व करते हैं तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। इन शॉर्ट ये बचेगा आपका 1/2। देन ये फिर से सॉल्व हो के आएगा 1/2 प्लस 1/2, जो कि आपका इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। मतलब एक महाभूत पूरा एक आ गया ना। एंड ये सॉल्व कैसे होके आया है? जो वायु है उसकी खुद की सत्ता 1/2 है, और प्लस जो बचे हुए 4 महाभूत है इनकी सत्ता 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 करके है, जिसको मैंने 4 बार ना लिख के 1/8 इंटू 4 कर दिया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 एंड 1/2 होके टोटल हो जाएगा हमारा 1। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जैसे आपने आकाश में किया, वायु में किया, पृथ्वी, जल, अग्नि, सब में ऐसे ही एक्सप्लेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि परमाणु का पंच महाभौतिक, अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे ना थोड़ा एक्सप्लेन में प्रॉब्लम होगा एंड आपको समझने में, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटू सा डाला है। यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा है ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व, पृथ्वी महाभूत से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का परस्पर संश्लेषण तथा आकर्षण जल महाभूत से होता है। अब हम अगर थोड़ा सा आधुनिक की तरफ से आते हैं तो हमें ये पता है कि हर द्रव्य में, मतलब हर एटम में, हर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन हमारे रोटेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक। तो यहाँ पे उसे कंपेयर किया गया है मॉडर्न साइंस से। तो वो कह रहे हैं कि जो ग्रेविटी है, गुरुत्व, वो पृथ्वी महाभूत से, ठीक है। अब ग्रेविटी है तभी तो सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये चीज हो गई। फिर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो आपस में कैसे मिले हुए हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था कि योनि रूप से क्या होता है, एक दूसरे से वो आकर्षित होके रहते हैं या मिल के रहते हैं, तो वो क्या है, जल महाभूत की वजह से हो गया। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है वो तेज की वजह से हो रहा है, वो ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके महाभूत जो हैं वो आपके जो एकदम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब माइक्रो पार्टिकल्स है, वहां पे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो वायु की वजह से होती है, और इलेक्ट्रॉन की गति का मार्ग जो होता है वो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स की वजह से होता है। साथ में ही जो पंच महाभौतिक वो हमने पढ़ा था अभी, उसके लिए हमारे आचार्य जो वाग्भट है उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि तस्य अधिष्ठानम पृथ्वी, योनि उदकम, ख अनिल अनल समवाय निवृत्त विशेष से, मतलब जितना भी अधिष्ठान है वो पृथ्वी की वजह से है, अभी हम पढ़ के आए जो हमारे आचार्य चरक ने दिया है। फिर योनि जो है वो उदक की वजह से है, ख मतलब होता है आकाश, अनिल मतलब होता है वायु, और अनल मतलब होता है हमारा अग्नि, ठीक। तो ये सारे समवाय संबंध से रहते हैं, निमित्त होते हैं, और हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग है, मतलब विशेष है। तो ये जो हमारे बचे हुए 3 महाभूत हैं, मतलब अग्नि हो गया, हमारा आकाश हो गया और हमारा वायु हो गया, तो ये एक दूसरे से अलग करने का काम करता है, ठीक है। अब आप ये देखते हैं कि सर्व द्रव्यों का औषधत्व, मतलब हम लोग ने एक ये श्लोक है हमारे आचार्य का, तो उन्होंने यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेन किया है कि ये श्लोक है हमारा, क्या है, अनेन उपदेशेन नाना औषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम उपलभ्यते ताम ताम युक्तिमर्थम च तम तम अभिप्रेत्य। अर्थात आचार्य चरक ने कहा है कि भिन्न भिन्न उपायों, युक्तियों से एक भिन्न भिन्न प्रयोजनों को लक्ष्य करके किए जाने वाले संसार का कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो औषधि ना हो। कहने का मतलब ये है कि हर द्रव्य संसार में औषधि है। आप उस द्रव्य को किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, या आप ऐसा क्या कर रहे हैं, कौन सी अपनी युक्ति लगा रहे हैं और कौन से एक रोग विशेष में यूज कर रहे हैं, ये आपकी युक्ति पर डिपेंड करता है। इस हिसाब से जो भी संसार में जितने भी द्रव्य हैं सब वो क्या है, सब औषधि गुण से युक्त हैं। यहाँ पे ये इसका वक्तव्य दिया हुआ है एक्सप्लेन करके। बाकी अगर आपसे ना ये पूछा जाता है कि द्रव्यों का पंच भौतिकत्व क्या है, तो ये आपका जो ये एक श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने ये याद किया, लिखा, बस दैट्स ऑल।
फिर अभी आपने पढ़ा है, देखिए पंच भौतिकम सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, ये पंच भौतिकत्व में आ जाता है, ठीक है। ये है सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृद्धिकरम हाशति विशेषच, मतलब जो भी द्रव्य आप जिस तरीके से यूज कर रहे हैं बॉडी में, जिसे बढ़ाना है वैसे ही द्रव्य यूज करिए। अर्थात अगर इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो कोई बहुत क्षीण है, बहुत दुबला पतला है, बहुत कृश है, अब आपको उसे स्थूल करना है तो आप उसे क्या दोगे, ऐसी चीजें दोगे जो मोटी होगी। अब वो बहुत कार्श है, मतलब उसमें मांस नहीं है, तो आप उसे मांस खिलाइए। तो क्या है, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम, एक जैसा भाव है तो वो वृद्धि करेगा। ह्रास का मतलब क्या है, कोई बहुत मोटा तगड़ा है, अब आपको उसे कार्य करना है तो आपको उसे वायु वाली चीज खिलानी है, अर्थात उसे यव खिलाइए या उसको अस्थि खिलाइए, वायु वाली चीज, तो वो वृद्धि है। वो अलग अलग चीज हो गई ना, जैसे वो मोटा था तो मांस था, आप उसको ह्रास करने के लिए अस्थि दे रहे हो तो वो अलग अलग चीजें होगी तो वो उसका ह्रास करेगा, वही है ह्रास हेतु विशेषस्य, ठीक है। द्रव्यों का प्राधान्य क्या होता है, तो कह रहे हैं कि आचार्य सुश्रुत एवं नागार्जुन ने अपनी रचनाओं में द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म, इन 7 पदार्थों का अपेक्षित प्राधान्य बताया है। अर्थात इनके कहने का मतलब है ना कि जिस चैप्टर में उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, किसने, आचार्य सुश्रुत ने या नागार्जुन ने, उसको उस पर्टिकुलर चैप्टर में प्राधान्य बताया है, ठीक है। दोनों आचार्यों द्वारा इन पदार्थों को अपने अपने प्रकरण में अन्य पदार्थों की अपेक्षा प्रधान सिद्ध करने हेतु युक्तियां दी गई हैं। स्थूल दृष्टि से यह विरोधाभास सा प्रतीत होता है, क्योंकि अपने प्रकरण में जिस एक पदार्थ विशेष को अन्य पदार्थ की अपेक्षा प्रधान उत्कृष्ट सिद्ध किया गया है, उसी पदार्थ को दूसरे पदार्थों के प्रकरण में अप्रधान गौण बता दिया गया है। तथा द्रव्य के प्रकरण में द्रव्य को रसादि अन्य, बस सिंपल जो भी मैंने बोला कि आचार्य सुश्रुत और नागार्जुन ने जब ये सप्त पदार्थ एक्सप्लेन किए ना, तो सबको अपने ही प्रकरण में इंपॉर्टेंट बताया। जैसे अगर द्रव्य एक्सप्लेन किया तो द्रव्य को बोला कि द्रव्य इंपॉर्टेंट है, रस बताया तो रस को बोला कि रस इंपॉर्टेंट है, बाकी सब गुण है। फिर उसके बाद गुण बोला तो गुण को इंपॉर्टेंट बोला, बाकी सब गुण है। इस तरीके से इन्होंने ऐसे बोला, तो यहाँ पे विरोधाभास देखने को मिल रहा है। तो शंका का निवारण कैसे किया गया है, तो कह रहे हैं कि यहाँ प्रधान शब्दों से महत्व अर्थ ग्रहण किया जाता है, ठीक है। इस शैली का तात्पर्य उन पदार्थों में परस्पर विरोधाभास दिखाना नहीं है, बल्कि निज प्रकरणों में पदार्थों को प्रधान। फिर कहने का मतलब है कि भाई सब अपने अपने प्रकरण में अगर सभी प्रधान है तो आपके मन में क्वेश्चन ये उठेगा, तो फिर प्रधान कौन सा है। भाई द्रव्य में द्रव्य को बोल दिया, रस में रस को, गुड़ को गुड़ को, तो प्रधान है एक्चुअली कौन। तो यहाँ पे उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पे ना एक दूसरे को विरोधाभास नहीं किया जा रहा कि भाई आप कंफ्यूज होइए, बोलिए द्रव्य भी है, गुड़ भी है, रस भी है। कहने का मतलब बस इतना है कि जितनी भी चीजें हैं उनको अपने में ही महत्वपूर्ण बताया गया है। द्रव्य जिस तरीके से द्रव्य में उसके आश्रित जो भी सप्त पदार्थ हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरीके से अपने प्रकरण में वो खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। अब बोल रहे हैं कि आचार्य शुश्रुत अनुसार द्वारा द्रव्य के प्राधान्य में दी गई युक्तियां। अब देखिए यहाँ पे युक्तियां उन्होंने दी हैं, कौन कौन सी हैं, तो कह रहे हैं कि सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान के 40वें अध्याय में द्रव्य के रसादि अन्य पदार्थों की अपेक्षा प्राधान्य की अपेक्षा युक्तियां दी गई। अब व्यवस्थित क्या है, ठीक। अब बाकियों के, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, द्रव्य पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ प्राधान्य पढ़ेंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो जब एक्सप्लेन करेंगे गुड़ की या रस की, तो वहां पे ये सारी युक्तियां अलग तरीके से आएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने पर्टिकुलर प्रकरण में उस चीज को ज्यादा प्राधान्य बताया। अब यहाँ पे सबसे पहला है हमारा व्यवस्थित्व, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। व्यवस्थित्व क्या है, तो कह रहे द्रव्य का स्वरूप व्यवस्थित्व होता है, जबकि द्रव्य आश्रित अन्य रसादि पदार्थ अव्यवस्थित होते हैं, मतलब अस्थिर होते हैं। द्रव्य की स्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होता है। यह आम प्रारंभ काल से लेकर अंत तक आम्र ही है, जबकि इसके आश्रित रसादि अन्य पदार्थ आम की अवस्था के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अर्थात हर चीज द्रव्य है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए बोला है कि जो आम है वो द्रव्य है। अब अगर आम का सीजन नहीं है तो वो कच्चा है, आम का सीजन आ गया मतलब गर्मी आ गई तो आम पक गया, लेकिन आम आम ही है। अर्थात द्रव्य जो आम है वो आम ही है, लेकिन उसके अंदर रहने वाला जो आपके रस है, अर्थात जैसे मधुर था, अम्ल हो गया, लवण हो गया, जो भी चीजें हैं जो ये एक्सप्लेन हो रही, जो ये चेंज हो रही हैं, मतलब जो द्रव्य के आश्रित वाली चीजें हैं वो अस्थिर है, ऋतु के काल के हिसाब से वो चेंज हो रही है। लेकिन चाहे ऋतु चेंज हुआ चाहे काल चेंज हुआ, आपका द्रव्य जो आम था वो चेंज नहीं हुआ। तो ये आपका व्यवस्थित्व है पहला। दूसरा नित्यत्व क्या होता है, कह रहे रसादि पदार्थों की अपेक्षा द्रव्य की नित्यता होती है। काल, जल, आतप आदि के प्रभाव से रस, गंध आदि कभी संपन्न तो कभी विकृत हो जाते हैं। अर्थात काल आदि के प्रभाव से रसादि गुणों
में परिवर्तन आ जाता है, किंतु उस व्यवस्था में भी द्रव्य, ठीक है, वही बोला है, नित्य होता है। नित्य मतलब जो अभी आपने ऊपर पढ़ा ना कि जो आम है वो नित्य है, ठीक, वो हर सीजन में आम ही है, नित्य उसका स्वरूप बना हुआ है, बट उसके अंदर की चीजें जो हैं वो क्या है, चेंज होनी। तो अभी आपने व्यवस्थित में भी यही सेम चीज पढ़ी थी कि काल के हिसाब से द्रव्य के आश्रित वाली चीजें चेंज थी, बट द्रव्य मतलब आम वैसे ही था, वही चीज नित्यत्व में भी सेम चीज है। फिर स्व जात्यवस्था क्या होता है, कह रहे परिणाम होने पर भी द्रव्य अपनी पार्थिव स्थिति पार्थिवादी जाति में स्थिर रहता है, जबकि रसादी अन्य पदार्थ छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, अब परिणाम मतलब होता है कि पर्टिकुलर कॉन्जुगेशन, भाई आम छोटा था, छोटे से बड़ा हुआ, बड़े से और बड़ा हुआ, फिर उसका सीजन आया, फिर वो पका, फिर वो गिरा, तो क्या हुआ कि जो द्रव्य था ना वो अपनी पार्थिवादी स्थिति में ही था, मतलब जो कठोर था वो, या जो उसका आश्रय था, जो उसका अधिष्ठान था, किसका, पार्थिव का, वो वैसे ही बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे उसके अंदर रस आदि जितने पदार्थ थे, रस चेंज हुआ, रस के साथ उसका गुण चेंज हुआ, उसका कर्म जमे, हमें हम सबको पता है ना, कच्चे आम का कुछ और रस गुण वीर विपाक है, उसके बाद जो पक्का आम है उसका कुछ और रस गुण वीर विपाक है, अर्थात ये सबने चेंज किया, किसके हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, काल के हिसाब से। अब पंचेंद्रिय ग्रहण क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि द्रव्य पंच भौतिक होता है, अतः दीर्घ शष्कुली न्याय के आधार पर द्रव्य पांचों इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होता है। जब रस गंध आदि गुणों का एक इंद्रिय विशेष से ग्रहण होता है, अर्थात द्रव्य समविष्ट एवं रसादि व्यष्ट रूप में रहते हैं, समष्ट सदैव व्यष्टि से प्रधान होता है, इसलिए द्रव्य की प्रधानता है। बस सिंपली इतना बोल रहे हैं आपको, यहाँ पे ना एक ये चीज लिखेंगे तो उनको लगेगा ना कि जो एग्जामिनर है या आप जिसको बता रहे हैं उन्हें लगेगा कि आपको पता है, ये क्या है, दीर्घ शष्कुली न्याय है। तो यहाँ पे बोला है कि द्रव्य जो है पंचभौतिक है, हमें पता है पंचभौतिक है, तो हमने दीर्घ शष्कुली न्याय के आधार पर हमें देखने में पता चल रहा है कि है, ठीक। बट क्या रस देखने, मतलब आप किसी आम को देख के बता सकते हैं कि मीठा है कि कच्चा है, आप सिर्फ देख के बताओगे ना, हरा है तो कच्चा है, पीला है तो हाँ पक चुका है, मतलब आपने देख के द्रव्य को बताया, मतलब आपकी इंद्रिय ग्राह्य क्या है, द्रव्य, लेकिन उसके अंदर कैसा टेस्ट है, क्या गंध आ रही है, ठीक, वो आपकी बॉडी में जाके क्या काम करेगा, क्या प्रभाव है इसका, क्या वीर्य है, ये आपका इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता, ये यहाँ पे ये है। आश्रयत्व क्या होता है, कह रहे रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव ये सब द्रव्य के आश्रित होते हैं, द्रव्यों को आश्रय कहा जाता है, और रसादि पदार्थ आश्रय कहलाते हैं। द्रव्य स्वतंत्र होने से प्रधान और रसादि आश्रय होने से स्वतंत्र। भाई ये भी हमने अभी, आपको याद है हमने अभी हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहाँ पे हमने सामान्य परिचय पढ़ा था, वहां पे क्या पढ़ा था, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम, मतलब जो भी हमारे द्रव्य में आश्रित है, क्या हमारे सप्त पदार्थ आश्रित हैं, किसमें, हमारे सप्त पदार्थ, अर्थात वो द्रव्य को और कर्म को मिला के था। हमारे 5 पदार्थ जो थे, रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, ये किस में आश्रित थे, ये आश्रित थे द्रव्य में, इसीलिए जिसके अंदर जो आश्रित है वो प्रधान हो गया, यहीं पे ये आश्रितव है। फिर आरंभ सामर्थ्य क्या होता है, चिकित्सा कर्म एवं औषध निर्माण हेतु आरंभ सामर्थ्य केवल द्रव्य में ही होता है, रस आदि में नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, आप कोई द्रव्य लेंगे, डायरेक्ट उसी का ही तो सारा कल्प बनाएंगे, कल्पना करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसका रस तो नहीं ले सकते, अब रस निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो वही लिखा है आधारण, जो उसका आहरण चालन मर्दन आदि क्रियाएं जो है वो द्रव्य के ऊपर की जाती हैं, द्रव्य आश्रित रसादि पदार्थों पर ही आरंभ होती है, ठीक। अब शास्त्र का प्रमाण क्या है, देखिए कह रहे हैं आगम प्रमाण के अनुसार भी द्रव्य ही पदार्थ है। शास्त्रों में वर्णित अनेक प्रकार के योगों की चर्चा में केवल द्रव्यों के नाम ही उल्लिखित हैं, इस रस इत्यादि की चर्चा नहीं हुई है। यथा मातुलिंग आदि अग्निमंत आदि योग में क्रमशः मातुलिंग अग्निमंत द्रव्यों का नाम है। तो शास्त्र प्रमाण क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपल वो बोल रहे हैं कि जब आपके शास्त्रों में भी द्रव्य को एक्सप्लेन किया गया है ना, तो किसी भी द्रव्य को लेने के बाद ही पूरा वर्ग एक्सप्लेन किया, जैसे मातुलुंग आदि, ठीक, अग्निमंत आदि, ये तो नहीं कहा है ना, मधुर आदि, लवण आदि, ऐसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर क्या है। ऐसे तो बहुत लोगों के हैं, अब लवण बहुत सारों का है, लेकिन अग्निमंत अग्निमंत है, इसीलिए क्या है, शास्त्र प्रमाण है, ठीक। क्रम अपेक्षित क्या होता है, तो कह रहे हैं कि द्रव्यों के कर्म अवस्था या स्थिति के अनुरूप ही रस गंध आदि द्रव्यों की उत्पत्ति का क्रम होता है, अर्थात रस आदि गुणों का अवस्था क्रम द्रव्य के अवस्था क्रम की अपेक्षा करता है। देखिए यहाँ पे इन शॉर्ट क्या किया गया है ना, कि जितने भी टर्म्स है, मतलब मैंने अपने टाइम पे कैसे याद किया था कि जितने भी ये सारी हमारे आचार्य सुश्रुत ने द्रव्य की प्रधानता के लिए
बताए गए हैं, जितने भी उन्होंने पॉइंट्स बताए, मैंने क्या किया था, इन सबके पॉइंट्स को याद कर लिया था, जैसे कि आरंभ सामर्थ्य क्या है, शास्त्र प्रमाण क्या है, क्रमापेक्षित। लेकिन इसके अंदर क्या है ना, अभी आपको पढ़ के इतना, मतलब सुन के इतना आइडिया आ गया होगा कि कोई भी चीज है उसमें आपको द्रव्य को प्रधान बताना है और उसके अंदर जो भी पंच पदार्थ आश्रित है उसे गौण बताना है। ठीक, ये सिंपल बस इतना ही है। अभी देखिए क्या है, एक देश साध्यत्व क्या है, द्रव्यों के एक देश मतलब पत्र, मूल, फल आदि एक अंग से भी रोगी का उपचार किया जाता है। यथा स्नूही से दुग्ध का, गुल, दुग्ध में गुल, शूल, आदमान, यकृत, वृद्धि आदि का उपचार कहता है, किंतु रस विपाक आदि का अव्यय रहित होता है। अतः अनेक एक देश अंग, अतः उनके एक देश अंग से चिकित्सा कार्य आरंभ संभव नहीं है। सिंपल, एक देश मतलब क्या होता है, जैसे अब हम लोगों ने पढ़ा ना कि हम लोग पढ़ते हैं कि किसी चीज का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर प्लांट है पूरा, आप उसमें क्या यूज कर रहे हैं चिकित्सा के लिए, वो भी वही चीज है भाई। हमने अभी पढ़ा कि संसार में सारी चीजें द्रव्य हैं, तो पूरे प्लांट का चाहे वृक्ष हो, चाहे मूल हो, चाहे उसका फूल हो, चाहे उसका फल हो, कुछ भी हो, वो क्या है, द्रव्य है। तो आप किसी भी चीज की औषधि के लिए अगर आप उपचार कर रहे हैं तो आप पत्र भी लेंगे, फूल भी लेंगे, फल भी लेंगे, ये क्या है, एक देश में आएगा। लेकिन आप किसी एक रस को लेके नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो अव्यय रहित है, वो खुद द्रव्य पे आश्रित है, उसकी खुद की कोई सत्ता ही नहीं है, तो आप उसको लेके कैसे चिकित्सा कर सकते हैं। यहाँ पे एक देश साथ बोला है। फिर ये हमारी यहाँ पे हमारे जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने 9 एक्सप्लेन किए हैं। नागार्जुन ने तरतमय योग अनुपलब्धि एक्सप्लेन किया है, विकल्प सामर्थ्य और प्रतिघात सामर्थ्य एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप सुश्रुत जी के 9 एक्सप्लेन करने के बाद नागार्जुन जी जो है अगर उनके सिर्फ नाम भी लिख देते हैं तो चलेगा। मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाया है कि अगर मान लीजिए कभी ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि द्रव्य क्या है एक्सप्लेन करिए, तो आप ये पूरा एक्सप्लेन कर पाए। बट अगर यूनिवर्सिटी में या इंटरनल्स में अगर आप क्वेश्चंस का वैरायटीज देखेंगे तो बस इसमें इतना आता है, जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, हमारा स्टार्टिंग में हमने देखिए ये पढ़ा था यहाँ पे कि ये जो आपने 5 चीजें पढ़ी हैं इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। कभी कभी कह देगा कि भाई आप द्रव्य को एक्सप्लेन करते हुए उसका नामकरण एक्सप्लेन करिए, कभी कभी आएगा कि आप द्रव्य को एक्सप्लेन करते हुए उसका रचनात्मक एक्सप्लेन करिए, ऐसे आता है। ठीक है, बहुत रेयर होता है कि सुश्रुत जी का एक्सप्लेन करने के लिए प्रधानत्व कह दिया जाए, बट यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने द्रव्य पढ़ा, द्रव्य का पूरा इंट्रो पढ़ा, युक्ति क्या होती है, निरुक्ति क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसका लक्षण क्या है, प्रधान किस तरीके से एक्सप्लेन किया है हमारे आचार्य सुश्रुत ने। ठीक, अब देखिए मेरा मानना यह है कि मैंने हमेशा बुक से ही पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर हम किताब से पढ़ते हैं ना तो जितनी बार हम बुक्स को देखते हैं उतनी बार हमारी चीज़ें रिवाइज होती हैं। बाई चांस कभी ऐसा होता है किसी चीज़ पर हम फोकस नहीं कर पाए, वो एग्जाम में आ गया, तो कहीं ना कहीं हम उसको को रिलेट करके लिख लेते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ नोट्स थे जिनका मैंने ऐसे PDF डाल दिया है, फोटोज। सो इफ़ यू ऑल वांट तो आप यहाँ पे ये ऐसे देख सकते हैं, इन हिसाब से आप थोड़े से शॉर्ट नोट्स अपने बना सकते हैं। ये है, मैंने सब कुछ शॉर्ट पे बनाया था। ये देखिए ऊपर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी में आप ये लिख सकते हैं, जल में, अग्नि, वायु, आकाश में ये लिख सकते हैं, आप ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी आपका औषधत्व है, आप इसमें बस अगर सिर्फ ये एक ऐसे लिखेंगे ना श्लोका, मतलब दैट्स इनफ। अब प्रधान ने भी मैंने देखिए सब कुछ लिखा था। ठीक है, ये यहाँ पे उनको शॉर्ट करके लिखा था, तो आपको यही करना है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है एंड आप चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। आपके कोई भी डाउट्स हैं आप उसे कमेंट करिए। एंड मेरी वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए अगर आपको कोई व्यूज़ आते हैं, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, सो मोस्ट वेलकम। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।